कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th फिजिक्स से लाइट चैप्टर का कंटिन्यू पार्ट 3 लेकर के आ गए हैं और आज हम यहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे यहां से रिलेटिव मोशन अलोंग द मिरर और रिलेटिव मोशन परपेंडिकुलर टू द मिरर। मतलब जब मिरर में हम किसी चीज को भागता हुआ या अपने आप को भागता हुआ देखते हैं तो हम बहुत जो हमारी इमेज है जो वो बहुत फास्ट डबल रेट से यहां से मिरर की ओर आने लगती है। बहुत सारी चीजें देखेंगे तो शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। आ जाइए। तो पहला टॉपिक है अपना रिलेटिव मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट का और इमेज का रिलेटिव मोशन। चलो एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा रिलेटिव मोशन, बहुत छोटा सा एक टॉपिक रिलेटिव मोशन हम पढ़ते हैं पहले कि फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने इसे कैसे पढ़ा। देखो बच्चों, मोशन चैप्टर के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन के अंदर क्या होता है कि मान लेते हैं यहां से एक पर्सन इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जा रहा है, इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। और दूसरा जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से जा रहा है। क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो इन दोनों के जो बीच में गैप जनरेट होगा, उसकी गैप जनरेट होने की जो रेट होगी वो क्या होगी बच्चों? v1 प्लस v2। क्या होगी बच्चों? v1 प्लस v2। इस वेलोसिटी से, इस स्पीड से यहां से जो गैप बीच में जनरेट होगा इस वेलोसिटी से होगा। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस के चेंज होने की रेट ही तो है। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी बता रहा है, तो इस वेलोसिटी से चेंज होगा। तो आइए अगर हम बात करें यहां से दो ऑब्जेक्ट या दो कोई पर्सन जिसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है और दूसरे वाले के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 है, तो इस केस में अगर v1 बड़ा है v2 से तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 माइनस v2। और अगर बच्चों यहां से v2 बड़ा है v1 से तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v2 माइनस v1। क्लियर? होप सो यहां तक समझ में आया होगा। देखो अब बात करते हैं, ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट आप लोगों के बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को हल्का फुल्का इसका नॉलेज होना चाहिए। तो केस 1 सबसे पहले लेते हैं। तो केस 1 में बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर एट अ स्पीड v। अगर मान लो यहां से कोई v स्पीड से ये जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या करता है? मूव करता है। ऑब्जेक्ट अगर आपका v स्पीड से मूव करता है तो जो इसकी इमेज होगी वो बताओ इस डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी? तो इनके बीच में जो गैप जनरेट होगा वो फास्ट होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2v हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जिस वेलोसिटी से यहां से ऑब्जेक्ट भागेगा उसी वेलोसिटी से तो इमेज भागेगी, तो बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा बच्चों? फास्ट हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगी? 2v हो जाएगी। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ही होती है, इसके नीचे टाइम आता है। क्लियर है? होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, केस सेकंड में क्या कह रहा है? इफ द मिरर इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विद स्पीड v। अगर यहां से ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है और मिरर मूव कर रहा है तो भी जो आपकी वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी? 2v कहलाएगी। होप सो यहां तक समझ में आप लोगों को आया होगा। बात करते हैं अब यहां से हम इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो है हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो कई बार आप बार्बर शॉप पे जाते हैं, सलून में जाते हैं, आजकल तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि सलून के अंदर बहुत सारे मिरर्स जो हैं वो आगे और पीछे लगे होते हैं। आजकल तो सिंपल फ्रंट का हो गया है और पीछे से वो छोटा सा रखते हैं, वो लाके दिखा देते हैं भैया आपने क्या ऐसा काम किया है, या वो आपसे पूछ लेते हैं भैया ढंग से मेरे को दिखा दो पीछे से क्या है। तो आप लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं उसको आप समझिए कैसे होता है। जो सलून होता है उसके अंदर अगर फ्रंट में अगर ग्लास है, मिरर है और पीछे भी अगर मिरर है तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारी इमेजेस बनने लगती है। चलो आओ इसको एक बहुत सिंपल ही भाषा के अंदर समझा जाए। देखो सिंपल भाषा ये है कि मान लेते हैं हमने इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक परपेंडिकुलर मिरर सेट कर दिया। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या कर दिया बच्चों? एक परपेंडिकुलर मिरर सेट कर दिया, ठीक है। यहां पे हमने हमारे ऑब्जेक्ट को रखा, यहां पे हमने हमारे किसको रखा भैया? ऑब्जेक्ट को। आप मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट की यहां इतनी दूर बोलो इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? तो क्या ये पहली इमेज बनेगी? बिल्कुल, ये आपकी क्या बन जाएगी? यहां से पहली इमेज बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से दो मिरर लगा दूं,
अगर मैं यहां से बच्चों 2 मिरर लगा दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से 2 मिरर लगा दूं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, यहां से मैं अगर 2 मिरर लगा दूं, ये मैंने पहला मिरर लगाया है और ये मैंने मिरर नंबर 2 लगाया, ठीक है। ये आपका M1 ले लो, ये आपका M2 ले लो, ठीक है। और यहां पे कहीं रख दो आप ऑब्जेक्ट को, यहीं पे कहीं रख दो आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो एक जो इमेज बनाएगा वो मिरर 1 भी बनाएगा और एक इमेज क्या बनाएगा, मिरर 2 भी बनाएगा, ठीक है। तो मिरर 1 से जो इमेज बनती है उसको क्या बोल दो, यहां से I1 बोल दो, और मिरर 2 से जो इमेज बनती है उसको क्या बोल दो, I2। क्लियर। अब आप मुझे बताओ कि ये जो मिरर 2 से जो इमेज बनी है I2, ये इस मिरर के सामने आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। इस मिरर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस मिरर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप मुझे बताओ क्या ये वाले मिरर के सामने ये वाली इमेज आ गई क्या? तो यहां से जो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी कि नहीं बनेगी, I3, बोलो। जितनी दूर ये होगा उतनी ही दूर यहां से एक और इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बोलो। समझ में आ रही है? तो I2 क्या कहलाएगा, I2 कहलाएगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा आपका I2? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस मिरर से बनने वाली इमेज है, इस ऑब्जेक्ट की। ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट की सेकंड मिरर से जो इमेज बनी है वो यहां बनी है, लेकिन ये जो सेकंड इमेज है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। कौन से मिरर के लिए? फॉर मिरर M1। फॉर मिरर M1, मिरर M1 के लिए क्या करती है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो फिर से इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका जो फिर से जो रिफ्लेक्शन है वो यहां आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? यहां आएगा। तो इसी को ही बोलते हैं क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला बताते हैं, देखो आप लोगों को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि दो मिरर यहां से एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगाए गए हैं। मान लेते हैं कि मिरर 1 और मिरर 2 को यहां से परपेंडिकुलरली लगाया गया है, ठीक है। अगर यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा, अगर हमने यहां किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा अगर बच्चों, तो आप मुझे बताइए क्या ये जो मिरर 1 है, क्या ये इसकी इमेज 1 यहां बनाएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल यहां पे बनाएगा, ठीक है। क्या ये मिरर 2 यहां पे इसकी इमेज को बनाएगा? जी बिल्कुल यहां से इमेज बनाएगा। अब आप देखेंगे यहां पे कि एक इमेज और बनने लगी, एक इमेज क्या बनने लगी, और बनने लगी, ठीक है। कुछ ऐसी लाइट रेज ऐसे जाती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे खेल यहां होता है और 3 इमेज यहां से बनने लगती है, ठीक है। 3 इमेज बनने लगती है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करें? आपके पास एक सिंपल फॉर्मूला रखें यहां से। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका 360 अपॉन थीटा माइनस 1। n मतलब नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। क्वेश्चन आ जाए सीधा कर देना। अब मुझे बताओ थीटा कितना है यहां पे? थीटा कितना है बच्चों? 90 डिग्री। थीटा कितना है? 90। तो क्या हो जाएगा 360, क्या हो जाएगा 360 बाय 90 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 4। तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर? समझ में आया? बढ़ जाए आगे, तो आगे बढ़ जाते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ में आ गया है, और ये आप रे डायग्राम ये वगैरह जो भी आप देख सकते हैं। देखो यहां पे जो हमने जो पढ़ा है वो का वो देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इमेजेस कितनी फॉर्म होती है, 3 इमेजेस फॉर्म होती है। चलो अब बात करते हैं बच्चों यहां से कुछ जो इमेज फॉर्मेशन होता है यहां से प्लेन मिरर का, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उससे पहले बात करते हैं देखो एंगल ऑफ डेविएशन की। किसकी बात करते हैं बच्चों? देखो सबसे पहले एंगल ऑफ डेविएशन की। तो मैं एंगल ऑफ डेविएशन समझाता हूं आपको, ध्यान से देखो। यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन को समझने के लिए आप लोगों को यहां से ये देखना होगा कि एक्चुअली एंगल ऑफ डेविएशन बोलते किसको हैं। अगर ये समझ में आएगा कि एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं, तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब आप देखो यहां से इस डायग्राम को बड़ा करते हैं। देखो इस डायग्राम को बड़ा करते हैं। ये क्या है भैया? एक प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर है, यहां से एक लाइट रे आई है, यहां से एक लाइट रे आई है और इधर को लाइट रे गई है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे। क्या कहलाएगी? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या कहलाएगी? आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी आपकी? ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है, जिस भी एंगल से आती है, जिस भी नॉर्मल से जिस एंगल से आती है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये आपकी क्या है? मिरर है। ये आपका क्या है बच्चों? मिरर।
तो मिरर के क्या ये परपेंडिकुलर है, क्या ये मिरर के परपेंडिकुलर है? तो ये आपका क्या हो गया, बोलो नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया? ये आपका क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से ये नॉर्मल हो गया, देखो ब्लू कलर वाला ये क्या हो गया बच्चों, आपका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल से जितने एंगल पे आती है नॉर्मल से उतने एंगल पे ही जाती है, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये हमने लेक्चर 2 में पढ़ लिया है, ठीक है। पार्ट 2 आप लोग देख लीजिए जाके, अगर आप लोग डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं तो पार्ट 1 और 2 को देख करके आइए, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, बहुत अच्छे खासे नोट्स हैं, फाउंडेशन लेवल तक मैं चीजों को समझा रहा हूं, बहुत डीप में चीजें लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो बात करते हैं यहां से, जो एंगल आई है और एंगल आर है वो दोनों सेम होने वाले हैं। एंगल आई और एंगल आर यहां से क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। अब मुझे बताइए कि एंगल ऑफ डेविएशन एक्चुअली है क्या। देखो एंगल ऑफ डेविएशन को समझने के लिए आपको ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, इसी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है आगे। तो मैं इसे बोलूंगा अनडेविएटेड, इसे मैं क्या बोलूंगा, अनडेविएटेड। मतलब अगर कुछ नहीं होता तो ये लाइट रे कैसे जाती, सीधी जाती। और इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ा अजम्पशन ये है कि लाइट क्या है, एक स्ट्रेट पार्टिकल, मतलब पार्टिकल और एक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो स्ट्रेट लाइन में इसको ट्रेवल करना चाहिए था अगर मिरर नहीं होता तो अगर मिरर नहीं होता तो इसको डायरेक्ट सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं गई, सीधा तो नहीं गई। देखो कैसे गई है, यूं जाके ये तो यूं चली गई। क्या यूं जाके सीधा जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन ये तो मिरर के कारण क्या हो गई, ऐसे रोटेट हो गई, यहां से रोटेट हो गई। तो भैया कितने एंगल पे रोटेट हुई है, कितने एंगल पे रोटेट हुई है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इसको ही क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा का सिंबल है, क्या है सिंबल, डेल्टा का, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अच्छा, इस एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो आप लोग मुझे बताओ, क्या ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा, क्या ये पूरा एंगल 180 डिग्री का बनेगा? ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री का, ठीक है। अब 180 में से आई और आर को क्या कर देते हैं, माइनस। तो एंगल ऑफ डेविएशन सीधा लिख सकते हैं क्या, 180 में से किसको माइनस कर दिया, आई और आर को ऐड करके क्या कर दिया, यहां से माइनस कर दिया। आई और आर को यहां से क्या कर दिया, ऐड करके माइनस कर दिया। अब आप लोग तो जानते हैं कि आई इक्वल है किसके, आर के। तो आई प्लस आर को आई प्लस आई मतलब 2i लिख सकते हैं। मतलब डेल्टा निकालने के लिए 180 माइनस 2i कर दोगे तो सफिशिएंट काम हो जाएगा आप लोगों के लिए। होप सो यहां तक आपको ये एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया होगा, क्लियर है। तो बात करते हैं, अच्छा देखो इसके अंदर एक स्पेशल केस भी होता है बच्चों, एक स्पेशल केस भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको नॉर्मल इंसिडेंस, क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंस, अब देखो रिफ्लेक्शन के बाद इसको ये जाना है, रिफ्लेक्शन के बाद इसको ऐसे जाना है। इसका मतलब यहां से कितने एंगल पे ये आई है, कितने एंगल पे आई थी, ये 0 डिग्री पे आई थी। कितने एंगल पे आई थी, 0 डिग्री पे, क्लियर है। तो यहां से जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो यहां से होगा आपका 0 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, 0 डिग्री। मतलब इसको आके परपेंडिकुलर यहां से इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो वापस इसी रे पे जा रही है और कहीं नहीं जा रही है, मतलब इसी रे पे ये सीधी जा रही है। इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि सीधी जाती तो क्या होता, नहीं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, उससे 180 डिग्री आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें डेविएशन कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री का। होप सो आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जो इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, एक्चुअली वो क्या है, आइए उनको देखते हैं। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन या फिर इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, फर्स्ट क्या है, देखो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ठीक है, ऑलवेज नहीं बोल सकते हैं, ऑलवेज नहीं भी बोला है यहाँ पे। एक वर्चुअल इमेज प्लेन मिरर से बनती है जनरली, लेकिन एक स्पेशल केस है जिसके अंदर लाइट रेज, जिसके अंदर अगर लाइट रेज यहां से इस डायरेक्शन में आने लगे, ठीक है, कंजर्व्ड आने लगे, तो यहां से जो लाइट रेज वापस बैक जाएंगी, यहां से जो लाइट रेज वापस बैक जाएंगी वो रियल में मिल जाएंगी। तो एक प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल इमेज तो बनाता ही है, रियल इमेज भी बना सकता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट। जो इमेज फॉर्म्ड है वो हमेशा कैसी है, इरेक्ट है। तो आप लोगों को तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्चुअल है और जो इरेक्ट है, इन दोनों को क्या लेना है, हमेशा साथ लेना है। इन दोनों को हमेशा क्या लेना है, आपको साथ लेना है। ठीक है,
तीसरा, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज द सेम एज दैट ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो साइज है मतलब यहां से जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वही क्या है आपकी हाइट ऑफ इमेज है, वही क्या है आपकी हाइट ऑफ इमेज है। तो दोनों के दोनों क्या है, सेम है। ठीक है। चौथा क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ये बोल रहा है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट एक मिरर से है उतनी दूर ही पीछे इमेज बनेगी मिरर से, मतलब जितनी डिस्टेंस यहां से है उतनी की उतनी डिस्टेंस यहां। ये सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो है लैटरल इन्वर्जन, ये भी हम लोग कर चुके हैं। लैटरल इन्वर्जन भी बहुत इजी है, लेफ्ट का राइट दिखेगा और राइट का क्या दिखेगा बच्चों, लेफ्ट दिखेगा, ऐसा हम लोग देखते हैं। चलो तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो लेक्चर का, उस पर बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहीं से ही हमारा बेस बनना शुरू होगा। अब यहीं से ही हमारा बेस बनना शुरू होगा। कहां से बेस बनना शुरू होगा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर को समझेंगे, देन समझेंगे उससे होने वाले रिफ्लेक्शंस को, और रिफ्लेक्शंस के बाद में उसके कुछ इमेज देखेंगे कि जो कौन कौन से टाइप के स्फेरिकल मिरर हमको पढ़ने हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमको स्फेरिकल मिरर पढ़ना है कॉनकेव मिरर। अच्छा, स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं, यहां से किसी स्फेयर का, अगर कोई मिरर को किसी स्फेयर का हिस्सा बना दिया जाए, जैसे मान लो ये एक मिरर है, इस मिरर के चारों ओर क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है, इस मिरर के चारों ओर क्या है, पॉलिश कर रखी है, और ये एक ऐसा मिरर है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये पॉलिश्ड सरफेस है, लेकिन ये अंदर की ओर क्या है, पूरा मिरर है, एक स्फेयर है, एक स्फेयर है। अब स्फेयर में से कोई हिस्सा हम काट लाए, स्फेयर में से हमने ये कटिंग कर दी, यहां से स्फेयर में से ये हमने कटिंग करके यहां से कटिंग कर दी, देखो यहां से कटिंग कर दी। ठीक है, यहां से कट करके, यहां से कट करके ऐसा कैसा यहां से उठा लाए, ऐसा कैसा यहां से उठा लाए, देखो। ठीक है, तो हमें ये समझ में आने लग गया कि भैया ये तो एक स्फेयर का हिस्सा है, ये तो क्या है, एक स्फेयर का हिस्सा। लेकिन स्फेयर किस टाइप का है ये भी देखना है। स्फेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से काटा तो भी ठीक, इधर से काटा तो भी ठीक। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, आरएस शॉर्ट में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है, पीएस शॉर्ट में, पॉलिश्ड सरफेस। इसको समझना है, बहुत ये टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भैया ये आरएस है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ही आएगा। अब इधर आप ऑब्जेक्ट को मत रखिए, क्योंकि अगर आप इधर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप किस चीज की इमेज बनाना चाहते हैं ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ऑब्जेक्ट को कम से कम मिरर के कहां रखिए, सामने। सामने मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट आने वाली लाइट रेस क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। पढ़ रहे हैं ना काफी टाइम से, प्लेन मिरर में जो लाइट जाती है वो वापस आती है, मिरर में जो लाइट जाएगी वो वापस आएगी, कंफर्म। मिरर में जो लाइट जाएगी वो चाहे कोई सा भी मिरर हो, उसमें क्या होता है, वापस आती है, मतलब रिफ्लेक्शन होता है, मतलब बाउंसिंग बैक होता है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है 10th क्लास में, उनको सबसे टफ टॉपिक लगता है ये। अब सबसे टफ टॉपिक इसलिए लगता है उन लोगों को कि वो इमेज को कहीं बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख देते हैं। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बाकी जिनको अच्छे से आता है वो तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, चल रहा है काम। तो हमेशा जो जिनका बेसिक कमजोर है, जिनको नहीं समझ में आता, ये चैप्टर टफ लगता है, वो भैया हमेशा ये देखो कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो कभी भी इधर नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट कभी भी इधर नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, इधर रखना है। और इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस कॉनकेव मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे ये वाली, जैसे ये वाली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये ब्लू वाली, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये देखो कर्व्ड है इनवर्ड, क्या है, कर्व्ड। कैसी है, कर्व्ड। और कर्व्ड भी कैसी है, इनवर्ड कर्व्ड है, मतलब अंदर की ओर कर्व्ड है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, वहीं पे अगर आप बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो ये जो डिजाइन बाहर की तरफ थी, कॉन्वेक्स मिरर में हम इस डिजाइन को कहां बनाते हैं बच्चों, अंदर की ओर। कहां बनाते हैं, अंदर की ओर। और यहां से काट लेते हैं। अब यहां से काटने के बाद देखो आप फोटो कैसी बनेगी, थोड़े थोड़े देखो, यहां से काटने के बाद कुछ इस टाइप की फोटो बनेगी, देखो इस टाइप की फोटो बनेगी। ठीक, तो यहां पे ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, पॉलिश्ड सरफेस। समझ में आ रही है। तो यहां पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये भी कर्व्ड तो है, ये भी कर्व्ड है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव का भी कर्व्ड है, और यहां से कॉन्वेक्स का भी कर्व्ड है। लेकिन कॉन्वेक्स का कैसा कर्व्ड है, कर्व्ड है आउटवर्ड। कैसा है, आउटवर्ड, बाहर की ओर उभरा हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ है। ध्यान से देखो, बाहर की ओर उभरा हुआ है, और ये अंदर की ओर धंसा हुआ है।
तो कॉनकेव में अंदर की ओर धंसा हुआ है और इसमें कॉन्वेक्स में बाहर की ओर उभरा हुआ है। देखो ध्यान से, अब देखो कॉनकेव में तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर है, कर्व्ड है, और इसमें क्या है, कर्व्ड बाहर की ओर है। ठीक है, तो ये क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड, और ये कर्व्ड क्या है, इनवर्ड। तो आप लोगों से जैसे मान लो डेफिनेशन पूछ ले भाई, स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन पूछ ले, टाइप पूछ ले, डायग्राम बनवा ले और पूछ ले क्या अंतर है दोनों के अंदर, तो बता दोगे क्या डिफरेंस है, साफ साफ बता देना कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिधर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इसमें ऐसे गोल तो है लेकिन ये अंदर की ओर धंसी हुई है, और इसमें भी गोल तो है लेकिन ये क्या है, बाहर की ओर उभरी हुई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब देखो कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है, कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है जिससे हमें कम से कम ये समझ में आए कि हम इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। अब बहुत सारी टर्म्स को पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें बता दूं आप लोगों को कि ये जो आर्क है ये किसी न किसी स्फेयर का हिस्सा है, ये तो आपको पता चल ही चुका है, मैंने स्फेयर कंप्लीट कर दिया। तो इस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसको क्या कहा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो जो इसका सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इसका सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, जो इसका सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इसका फोकस आ गया। समझ में आ रही है बात। तो यहां से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किस साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। आप ये मत समझिए लेफ्ट राइट की मतलब मत समझिए, आप ये समझिए कि इसका जो सेंटर आ रहा है वो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ नहीं आ रहा है, इसका जो सेंटर आ रहा है वो पॉलिश्ड सरफेस की तरफ नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रहा है। सोच के बताइए, ध्यान से देखिए किधर आ रहा है, जो इसका सेंटर है इस गोले का, इस सेंटर किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस साइड, और यहां पे जो सेंटर आ रहा है वो किस साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। किस साइड आ रहा है, राइट साइड। और राइट साइड यहां से क्या है, राइट साइड यहां से क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। राइट साइड है यहां से पॉलिश्ड सरफेस। क्या है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा होगा, ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर है, समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं, और ज्यादा इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फटाक से इन टर्मिनोलॉजीज को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। डायग्राम हम अच्छे से देख चुके हैं, बस एक बार देखना है। अब देखो बच्चों, अपर्चर क्या है मैं बताता चलूंगा आपको डायग्राम के हिसाब से, तो बीच बीच में वो जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। विजुअलाइज जितना करोगे, विजुअलाइज जितना करोगे उतना इजी आपको फिजिक्स लगेगी। तो अपर्चर सबसे जो पहला पार्ट है बच्चों वो है हमारा अपर्चर। अच्छा, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं सम टर्म्स एसोसिएटेड विद स्फेरिकल मिरर्स, मतलब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ रहे हैं। वैसे पढ़ ली है कि सेंटर क्या है और फोकल क्या है, फोकल पढ़ेंगे, सेंटर समझ में आया है अभी तक हमें। ठीक है, अब देखो हमें अपर्चर पढ़ना है। अपर्चर क्या है, द डायामीटर ऑफ द सर्कुलर रिम ऑफ द मिरर। जो सर्कुलर रिम है, जो आपका, जैसे मान लो आपने ये बनाया मिरर, आपने ये क्या बनाया, मिरर, तो इस मिरर का जो डायामीटर है, इस स्फेरिकल रेडियस का, यहां से जिस मिरर का जो डायामीटर है, ये क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर्चर। और अपर्चर कैसा होता है, हमेशा स्मॉल होता है। जो आप लोगों के केस में या 12th क्लास के केस में, या जो भी हम लोग रे ऑप्टिक्स की स्टडी करते हैं अप टू क्लास 12, उसमें जो अपर्चर होता है वो कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है। अपर्चर कैसा होता है, बहुत स्मॉल होता है, मतलब बहुत बड़ा गोला है, मतलब बहुत बड़ा गोला है, और बहुत बड़े गोले का भी छोटा सा हिस्सा लिया जा रहा है, बहुत बड़े गोले का भी छोटा सा हिस्सा लिया जा रहा है, तो यही बन जाता है आपका अपर्चर। बहुत छोटा है तो यही डायमीटर क्या बन जाएगा, आपका अपर्चर बन जाएगा। ये तो दिखाने के लिए है कि ये डायमीटर है, लेकिन यही क्या बन जाएगा, आपका अपर्चर बन जाएगा। होप सो यहां तक आपको अपर्चर समझ में आ गया होगा कि अपर्चर एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इसके अंदर जो AB है देखो वो अपर्चर है। अब डायग्राम के अंदर AB कौन सा है, डायग्राम के अंदर देखो AB कौन सा है, डायग्राम के अंदर देखो AB ये रहा, तो ये AB ही क्या है, आपका अपर्चर है। क्लियर है, वैसे होना चाहिए A से B होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होकर के ये बिल्कुल क्या है, सीधा ही होता है एक तरीके से। बहुत कम ऐसे मुड़ा हुआ है, बहुत कम ऐसे लगता है कि मुड़ा हुआ है, एक्चुअली लगभग ये सीधा ही है। तो आप लोगों के दिमाग में अगर लगभग सीधा है तो प्लेन मिरर क्यों नहीं है, नहीं प्लेन मिरर नहीं है स्फेरिकल, लेकिन इतना नहीं मुड़ा हुआ है जितना आप लोगों को ये वाकई में दिख रहा है, एक्चुअली उतना नहीं होता है। ये बहुत बड़ी इमेज जूम करके आपको दिखाई जा रही है, स्मॉल अपर्चर होता है, बहुत स्मॉल अपर्चर होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहां से अपर्चर क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बच्चे याद नहीं करके जाते हैं, फिर वो बच्चे भूल जाते हैं।
बच्चे भूल जाते हैं, अपर्चर वर्ड भी कुछ ऐसा ही है, फिर और समझ में नहीं आता। ठीक है, पोल क्या है? देखो भैया पोल कुछ भी नहीं है, पोल खास नहीं है। देखो ये मिरर है हमारा, और यहां पे जो इसका मिरर का अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है, अपर्चर का जो क्या है सेंटर पॉइंट, अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है आपका पोल है। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इट लाइज ऑन द सरफेस इन डायग्राम। P इज द अपर्चर ऑफ द P इज द पोल ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम देख चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ विच द मिरर इज अ सेक्शन। ऐसे स्फेरिकल सेल का सेंटर जिसका मिरर एक क्या है सेक्शन है, या ऐसे स्फेरिकल सेल का सेंटर जिससे हमने मिरर बनाया है, जिससे हमने स्फेरिकल मिरर चुराया है या बनाया है। ठीक है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सरफेस। देखो सरफेस के बाहर की तरफ लाया करेगा। ठीक है, सरफेस पे तो क्या है आपका पोल है, अपर्चर खुद है, अपर्चर का सेंटर पॉइंट क्या है पोल है ना, ये बाहर लाया करेगा। सी से बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट प्रिंसिपल एक्सिस। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहां से क्या आ रहा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जब भी कोई यहां से हम मिरर बनाते हैं या कोई भी लेंस हम कल को बनाएंगे, मिरर या लेंस जब भी हम यहां से कोई बनाएंगे तो हम ये चीज करेंगे तो यहां से ये कॉनकेव बना देंगे, और ये यहां से कई बार क्या बना देंगे इसको कॉन्वेक्स बना देंगे। देखो ये क्या बन गया आपका कॉन्वेक्स बन गया है ना, और ये क्या बन गया आपका कॉनकेव। तो पोल, इस पोल से होकर जाने वाली यहां से जो एक इमेजिनरी लाइन आएगी, यहां से एक इमेजिनरी लाइन आएगी, हम इसे ही क्या कहेंगे? इस इमेजिनरी लाइन को ही हम क्या कहेंगे बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? क्या है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। कहां से पास कर रही है? पोल से और इस कर्वेचर के सेंटर से पास करने वाली एक इमेजिनरी लाइन, ये ब्लैक वाली एक इमेजिनरी लाइन, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर सच दैट रे इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन actually meet at this point in case of concave and appear to come from in case of convex in diagram f is the principal focus of the mirror। तो देखो सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस को समझते हैं, और प्रिंसिपल फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी अगर आप लोगों से कोई कहे कि भैया टर्म्स को अच्छे से याद कर लो, जो टर्म्स एसोसिएटेड हैं स्फेरिकल मिरर से उन टर्म्स को याद कर लो, तो प्रिंसिपल फोकस को जरूर याद करना, और यहां से डिफरेंस भी याद करना कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल फोकस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां से कॉनकेव के प्रिंसिपल फोकस की, कॉनकेव के प्रिंसिपल फोकस की। ठीक है, कॉनकेव के प्रिंसिपल फोकस की। तो देखो भैया ये क्या है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां से ये बोला जा रहा है कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाएं, पैरेलल आ जाएं, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाएं पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन या आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट से जाएंगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। मतलब जो इनफाइनाइट से ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से कोई ऑब्जेक्ट की रेज, देखो कोई भी जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है उससे भी जो लाइट रेज हमारी आईज में भी आती है वो हमेशा क्या मानी जाती है? पैरेलल, और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में पैरेलल चलती हुई मान ली जाती है। तो यहां से भी स्ट्रेट लाइन में पैरेलल आती हुई मान ली जाती है, तो इस कॉनकेव मिरर पे आती है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है? इनको एक जगह क्या करता है? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो रहा है? कन्वर्जन। क्या कर रहा है? ये कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये कन्वर्ज मतलब इकट्ठी कर रहा है, मतलब कलेक्ट कर रहा है। कन्वर्जन का मतलब ये मान लो कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां पे एकत्रित कर रहा है, या मतलब केंद्रित कर रहा है, सेंट्राइज कर रहा है इसको ना, एक जगह इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो इसे इसीलिए कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों? कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम कौन सा है? कन्वर्जिंग मिरर। किसका? कॉनकेव का। ठीक है, कॉनकेव कन्वर्जिंग अच्छा है ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कहता है कि जो कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअली मीट है,
कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअली मीट है। मैंने आप लोगों को ये एक्चुअली मीट और एक्चुअली नॉट मीट इसका मतलब समझाया है। कब समझाया? जब मैंने आपको प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन दिखाया था। क्योंकि जब आप लोगों को पता है कि प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन होगा बच्चों, तो यहां का जो ऑब्जेक्ट है वो एक लाइट रे यूं जाएगी, एक वापस आएगी, एक यूं जाएगी, एक वो कहीं और निकलेगी, तो पीछे की ओर बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बोलेगी? बताओ, पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पीछे की ओर जब कोई चीज को एक्सटेंड करके इमेज बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो रियल में कोई चीज बन जाती है, रियल में कुछ ऐसा हो जाता है, उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो आप देख रहे हैं यहां से रियली, यहां से क्या हो रहा है? मीट हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है? रियली मीट हो रहा है। तो रियली मीट हो गया तो यहां से क्या बन गई? ये आपकी रियल इमेज बनने लगी। चलो इमेज की बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पे रियली मीटिंग हो रही है किसकी? प्रिंसिपल फोकस पे उन लाइट रेज की रियली मीटिंग हो रही है जो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके भैया? पीए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही थी? पैरेलल। और कहां से जाएंगी वो? जिस पॉइंट से जाएंगी उसे कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर में रियली मीट होंगी, रियली उस पॉइंट से ही जाएंगी। लेकिन जैसे ही अगर हम बात करते हैं, जैसे ही हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, जैसे ही हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स के अंदर यहां से क्या होता है कि जो मीटिंग होती है वो रियली नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती रियली? क्योंकि देखो, मान लो कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ गई है? पैरेलल। लेकिन ये मिरर कुछ अलग ही नेचर का है। ये मिरर उस नेचर का नहीं है। जो नेचर कॉनकेव का था वो नेचर कॉन्वेक्स का नहीं है। कॉनकेव का तो उनको आने वाली लाइट रेज को इकट्ठी करना था, कॉन्सेंट्रेट करना था, कन्वर्ज करना था, एकत्रित करना था, केंद्रित करना था। लेकिन इनका काम केंद्रित करना, एकत्रित करना नहीं है। इनका तो फैला देना है। डाइवर्जिंग नेचर है इसका। कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर। तो मुझे नहीं लगता बच्चों, मुझे नहीं लगता कि ये लाइट रेज कहीं भी आपस में मिलने वाली हैं। देखो, इनके कोई चांस नहीं है। इनके तो विचारधारा ही अलग अलग है ना? इनके तो सिस्टम ही, रूल्स ही अलग अलग है लाइफ के। तो ये तो कहीं और जा रही है। लेकिन अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ऐसे लगता है कि ये किसी पॉइंट से आ रही थी। अगर इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस पॉइंट से जाती हुई लाइट रेज ये लग रही थी, मतलब इस पॉइंट से ओरिजिनेट हुई थी। बस इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल फोकस। इसीलिए कहते हैं कि कॉनकेव में रियली ये काम होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में रियली काम ये नहीं होता। इसलिए इसको एक्सटेंड करवाया जाता है और मान लिया जाता है कि उस पॉइंट से लाइट रेज क्या करी है? निकली है। क्लियर? तो ये आपका हुआ यहां से प्रिंसिपल फोकस। ठीक। प्रिंसिपल फोकस के बाद अगर हम बात करें यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा आसान है। रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा आसान है। कैसे हुआ आसान रेडियस ऑफ कर्वेचर? देखो भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या है कि जो आपका यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है, जो यहां से आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है और ये आपका पोल है, तो ये आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ, अब देखो ये पॉइंट फोकस पॉइंट था, प्रिंसिपल फोकस था, तो ये वाली डिस्टेंस पोल से क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब देखो, कॉन्वेक्स के लिए हमेशा क्या लेना है आपको? पॉजिटिव, और कॉन्केव के लिए नेगेटिव लेना है। ये जब मैं साइन कन्वेंशन समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, बहुत अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। और इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग इसके अंदर लेकर के आएंगे और बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को देंगे, ताकि आप लोगों का 2026 का जो बोर्ड एग्जाम है फिजिक्स में हमेशा अच्छा हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।